वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑफ बैंकिंग का यूनिट 6 तक कवर कर चुके हैं। यूनिट 7 से हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यूनिट 6 तक के लिए आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यूनिट 7 बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर्स, मूल्य लेखा विधि प्रक्रियाएं। रिकॉर्डिंग स्टेज पे जो अवधारणाएं हैं इनमें बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट अर्थात व्यवसायिकाई अवधारणा में व्यवसायिक लेन देनों से स्वामित्व के अस्तित्व को अलग करती है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, धनमापन अवधारणा, यह आपकी धनराशि के संदर्भ में मापा जाना आवश्यक है, अर्थात किसको, लेखा पुस्तकों में दर्ज प्रत्येक लेन देन को धनराशि के संदर्भ में मापा जाना आवश्यक है। अगली अवधारणा ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट, वस्तुनिष्ठ साक्ष्य अवधारणा। ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट में आपके और जो ऑब्जेक्ट हैं उनका मेजरमेंट करना, ऑब्जर्वेशन करना और उनको एग्जामिन करना, ये सब इसमें शामिल है। उसके बाद है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कंसेप्ट। खातों में आमतौर पर अतीत की घटनाएं दर्ज होती हैं। यह प्राप्ति मान्यताओं की धारणा पर आधारित है। कॉस्ट कंसेप्ट, लागत अवधारणा। इसमें प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन को लेखा पुस्तकों में लागत मूल्य पर दर्ज किया जाता है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, दोहरी अवधारणा। इसमें इस अवधारणा के अनुसार हर एक लेन देन का दोहरा प्रभाव होता है। पहला प्रभाव नामे तथा दूसरा प्रभाव जमा का होता है। और रिपोर्टिंग स्तर पर अवधारणाएं देखें तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में चिंता एक सामान्यकृत मनोदशा है जो कि प्राय न पहचाने जाने योग्य किसी उपन द्वारा उत्पन्न हो सकती है। देखा जाए तो एक भय से कुछ अलग है जो कि किसी ज्ञात खतरे के कारण उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त भय भागने और परिहार के विशिष्ट व्यवहारों से संबंधित है, अर्थात जो अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें होने वाली हैं उनको इस धारणा में शामिल किया जाता है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अकाउंट पीरियड कंसेप्ट में आपके जो भी फाइनेंशियल ईयर में जो भी सारे जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है और यह उस पीरियड को डिफाइन करता है जिस टाइम रेंज में सारे ट्रांजेक्शन को एक्यूमुलेट किया गया है या इनका फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि इन्वेस्टर द्वारा जरूरी रहता है। मैचिंग कंसेप्ट, मिलान अवधारणा। यह अवधारणा बताती है कि हमें किसी अवधि विशेष की आय का मिलान केवल उसी अवधि के खर्चों के साथ करना है। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, रूढ़िवाद अवधारणा। इसमें क्या है, रूढ़िवाद एक ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं का अनुकरण तार्किकता या वैज्ञानिकता के स्थान पर केवल आस्था तथा प्रागनुभवों के आधार पर करती है, अर्थात जो समाज में पहले से मान्यता चली आ रही है वाली अवधारणा। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा। पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा के अंतर्गत जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन या ज़रूरी जानकारी रहती है उन सबको प्रकट करना तथा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सारे उससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरी रहती है उन सबको प्रकट करना। मटेरियलिटी कंसेप्ट, भौतिकता की अवधारणा। मटेरियलिटी कंसेप्ट में भौतिकता की अवधारणा के अंतर्गत भी जो भी सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस उनमें रिकॉर्ड करना तथा उन स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट अर्थात इमटेरियलिटी उत्पन्न ना हो। मेन कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग, कन्वेंशन कौन कौन से हैं? अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, अर्थात इसमें सारी जो भी ज़रूरतें हैं वो आपको उन सब का डिस्क्लोजर करना है जो कि इन्वेस्टर्स को ज़रूरी रहती हैं, जो कि इन्वेस्टर एक चाहता है। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, भौतिकता की परंपरा। इस प्रकार अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर के अंतर्गत प्रविष्टियाँ इस प्रकार से की जाएं कि उनमें व्यवसाय की सभी गतिविधियों से संबंधित जानकारी ईमानदारी से हो जाए। रिकॉर्ड में बाहरी लोगों से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। इस परंपरा के अनुसार गुप्त रिजर्व रखे नहीं जाने चाहिए। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, भौतिकता की परंपरा के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण सूचना को रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या महत्वपूर्ण है, यह निहित मद के मूल्य तथा व्यवसाय के प्रत्येक मामले की परिस्थिति पर
निर्भर है। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता की परंपरा। इसमें लेनदेनों को रिकॉर्ड करते समय सभी संभव हानियों पर विचार किया जाना चाहिए, जबकि प्रत्याशित लाभों को अनदेखा करना चाहिए। इसे समझदारी का सिद्धांत भी कहा जाता है। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, सततता की परंपरा। यदि रिकॉर्डिंग के लिए किसी विधि का चयन किया जाता है तो इसका पालन भविष्य में भी किया जाना चाहिए। जब कभी इसे बदलने की आवश्यकता हो तो इस प्रकार के परिवर्तन के प्रभाव को अलग से दर्शाना चाहिए। टू सिस्टम्स ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स, सिंगल एंट्री सिस्टम और डुअल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में आपका किया जाता है एकल प्रविष्टि प्रणाली में समय की बचत करने वाली और किफ़ायती प्रतीत होती है, परंतु यह अवैज्ञानिक है क्योंकि इस प्रणाली के तहत कुछ लेन देन कभी भी दर्ज नहीं किए जाते, जबकि कुछ अन्य लेन देनों को केवल आंशिक रूप से दर्ज किया जाता है। बही खाते की और डुअल एंट्री सिस्टम में किया जाता है। डुअल एंट्री सिस्टम में आपके इस प्रणाली के डुअल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत प्रत्येक लेन देन के दोनों पहलुओं को दर्ज किया जाता है। इसे दो पक्षीय विश्लेषण के रूप में जाना जाता है। एकल प्रविष्टि प्रणाली के तहत लेन देन के केवल एक अर्थात व्यक्तिगत पहलू को दर्ज किया जाता है, जबकि दूसरे पहलू को नज़रअंदाज किया जाता है। उदाहरण के लिए माल किसी ग्राहक को उधार पर बेचा गया है। यहाँ पर केवल ग्राहक का खाता खोला और डेबिट किया गया, लेकिन माल का खाता नहीं खोला गया। इस प्रणाली के तहत केवल उन्हीं खातों को जो निरपवाद रूप से जरूरी हैं रखा जाता है। अन्य खाते अर्थात संकेतिक और वास्तविक खाते नकदी के अंतर्गत नहीं खोले जाते। इस प्रणाली के तहत बनाए गए खाते अधूरे तथा अव्यवस्थित होते हैं, इसलिए यह प्रणाली अविश्वसनीय है। यह जो प्रणाली है वो छोटी व्यावसायिक फर्मों द्वारा अपनाई जाती है। और जो दूसरी ओर जो दोहरी प्रविष्टि प्रणाली है ये एक वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है और इसलिए अधिकांश व्यवसायिक घरानों द्वारा प्रयोग की जाती है। प्रणाली इस तथ्य को पहचानती है कि हर लेन देन के दो पहलू हैं और प्रत्येक लेन देन के दो पक्षों को रिकॉर्ड करती है। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक लेन देन में एक खाता डेबिट किया जाता है और दूसरा खाता क्रेडिट किया जाता है। लेखा विधि का मर्म यह जानने में है कि किसी विशेष लेन देन से कौन से दो खातों पर असर पड़ेगा और इन दो खातों में से किस खाते में डेबिट हो रहा है और कौन से खाते में क्रेडिट किया जा रहा है। यूनिट 8, मेंटेनेंस ऑफ कैश सब्सिडी बुक्स एंड लेजर। रोकड़, सहायक बही और लेजर का रखरखाव। रिकॉर्डिंग कीपिंग के बेसिक्स क्या क्या है आपके? रिकॉर्डिंग, दर्ज करना। सबसे पहले सभी लेन देन प्रविष्टियों को जैसे ही ये घटित होती है रोजनामाचे अर्थात जर्नल या सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड करना होता है तथा सहायक बहियों में दर्ज किया जाएगा। अगला है क्लासिफाइंग, वर्गीकरण। रोजनामाचे या सहायक बही अर्थात जर्नल या सब्सिडी बुक में की गई सभी प्रविष्टियों को उपयुक्त लेजर खाते में दर्ज किया जाएगा, अर्थात जर्नल के बाद उसको नेक्स्ट रिकॉर्ड किस में जाएगा? लेजर में, ताकि किसी खाते विशेष में ऐसे सभी लेन देनों के कुल प्रभाव को एक नज़र में देखा जा सके। संक्षिप्तीकरण, समराइजिंग। सबसे बाद में तलपट शेष तथा अंतिम शेष फाइनल खातों बनाया जाता है। इसके बाद में आपके ट्रायल बैलेंस और फाइनल लेजर को बनाया जाता है ताकि निश्चित अवधि में हुए लाभ एवं हानि तथा किसी निश्चित तिथि को व्यवसाय की वित्तीय स्थितियों का निर्धारण किया जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, खातों का या लेखा का वर्गीकरण। अकाउंट्स को कितने भागों में बांटा गया है? अकाउंट्स को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पर्सनल अकाउंट अर्थात व्यक्तिगत खाते, रियल अकाउंट अर्थात वास्तविक खाते और नॉमिनल अकाउंट्स अर्थात अवास्तविक खाते। जैसे रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स ये आपके दोनों अव्यक्तिक अर्थात इम्पर्सनल या नॉन पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है? ये खाते ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, ऋण देने वाले,
कॉमा बैंकों तथा स्वामियों के लेन देन को दर्शाते हैं। बैंकिंग खातों को निम्नानुसार कहा जाता है। ये आपके किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे जो खाते बनाए जाते हैं पर्सनली, उसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं। रियल अकाउंट्स या वास्तविक खाते, ये आपके मशीनरी वगैरह या माल वगैरह आदि के नाम से बनाए जाते हैं, उन्हें रियल अकाउंट्स कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स, ये इनकम और एक्सपेंसेस के लिए बनाए जाते हैं। सिंपल सी ट्रिक ये है कि जहाँ पैसा आ रहा है उसको क्रेडिट करना है और जहाँ से पैसा जा रहा है उसको डेबिट करना है। तो पर्सनल अकाउंट्स की मेन डेफिनेशन क्या है? डेबिट द रिसीवर, अर्थात जो रिसीव करने वाला है, अर्थात जो माल रिसीव कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर वो माल ले रहा है, माल रिसीव कर रहा है तो उसके बदले पैसा देगा, तो वो डेबिट होगा उसके अकाउंट से। यदि कोई व्यक्ति रिसीवर है, माल परचेज कर रहा है, माल ले रहा है, तो बदले में पैसा देगा, तो उसका खाता डेबिट होगा। क्रेडिट द गिवर, और जो माल दे रहा है उसको वहाँ से माल जा रहा है और क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, तो उसका खाता क्रेडिट होगा। इसी प्रकार रियल अकाउंट्स में डेबिट वॉज कम्स इन एंड क्रेडिट वॉज गोज आउट। और कोई मशीनरी या गुड्स का अकाउंट है, वो मशीनरी के खाते में क्या है? मशीनरी या माल आ रहा है और उसके खाते से पैसा जा रहा है, तो मशीनरी का अकाउंट भी डेबिट होगा। और क्रेडिट वाज गोज आउट, और अगर मशीनरी या गुड्स के खाते से माल जा रहा है तो बदले में पैसा मिलेगा, तो उसका खाता क्रेडिट होगा। इसी तरह इनकम एंड एक्सपेंसेस, अर्थात नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, खर्चा हो रहा है तो पैसा जा रहा है, तो खाता क्या है? डेबिट होगा। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और जब मुनाफा हो रहा है, कमाई हो रही है, तो पैसा आ रहा है, तो खाता क्रेडिट होगा। यूनिट 9, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्या क्या है आपका? बैंक रिकन्सिलिएशन BR इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री। बैंक सुलह या BR दोहरे प्रवेश के सिद्धांत पे आधारित है। अर्थात बैंक रिकन्सिलिएशन, बैंक सुलह में या BR में डबल एंट्री जनरेट होती है। एक खाता इसमें क्रेडिट होता है और दूसरा खाता डेबिट होता है। क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर। क्रेडिट द गिवर और डेबिट द रिसीवर, देने वाले को क्रेडिट करें और जो रिसीव करने वाला है उसको डेबिट करें। ये आपका बेसिकली देखा जाए तो ये आपकी एक पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन है। जो माल या मशीनरी पा रहा है उसके खाते से पैसा जाएगा, तो उसका खाता डेबिट, और जो माल या मशीनरी दे रहा है उसको पैसा मिलेगा, तो उसका खाता क्रेडिट। BR shows causes of differences between कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। BR आपके कैश बुक और पासबुक बैलेंस के बीच डिफरेंस को बताता है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज क्रेडिट बैलेंस, एज पर पासबुक इक्वल्स टू पॉजिटिव बैलेंस। अर्थात जो बैलेंस कैश बुक में डेबिट है तो वो पासबुक में क्रेडिट होगा, तो वो पॉजिटिव बैलेंस है। मान लीजिए अगर किसी कस्टमर ने अपने अकाउंट में 10,000 रुपये जमा किए, तो जो कस्टमर की पासबुक है उसमें वो क्रेडिट आ जाएगा, तो उसका बैलेंस पॉजिटिव में शो होगा। और जो बैंक है वो उसकी क्या है, एक तरह से कौन सी लायबिलिटी है? डिमांड लायबिलिटी है, तो वो उसके उसमें कैश बुक में डेबिट साइड में लिखा जाएगा। क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक इज डेबिट बैलेंस इन पासबुक। और यदि कस्टमर ने अपने खाते से 10,000 रुपये निकाले हैं तो पासबुक से उसके वो डेबिट साइड में आ जाएगा और बैंक के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि अब बैंक की डिमांड लायबिलिटी कम हुई है, तो बैंक के क्रेडिट साइड और उसी पासबुक में डेबिट साइड।
और निगेटिव बैलेंस में शो करेगा कस्टमर, या फिर ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं उसको, अर्थात उसने ओवरड्राफ्टिंग की है। कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस, मतभेद के कारण। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक जारी किया गया लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। ये किन किन वजह से डिफरेंसेस आते हैं, वो उसके कॉज ये है। एक कॉज तो ये है कि चेक जारी तो किया गया है लेकिन पेमेंट के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो इससे भी डिफरेंस पैदा होता है अकाउंटिंग में। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट रियलाइज्ड, चेक जमा किया गया है लेकिन अभी तक इसका रियलाइजेशन नहीं हुआ है, अर्थात चेक क्लियर नहीं हुआ है। बैंक चार्जेज, जो बैंक शुल्क हैं उनसे भी डिफरेंस आता है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, वो बचत खाते होते हैं उनमें जो इंटरेस्ट मिलता है उससे भी डिफरेंस आता है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, जो ओवरड्राफ्टिंग होती है उससे जो उस पर जो इंटरेस्ट जनरेट होता है वो भी आपका डिफरेंस पैदा करता है। अमाउंट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, यदि बैंक द्वारा राशि सीधे एकत्रित की गई है तो उससे भी डिफरेंस पैदा होता है। अमाउंट डायरेक्टली पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस पर बैंक द्वारा सीधे भुगतान की गई राशि से भी डिफरेंस पैदा होता है। डिसऑनर ऑफ चेक, यदि चेक डिसऑनर हो जाता है। डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक बाय कस्टमर, ग्राहक द्वारा बैंक में प्रत्यक्ष भुगतान। और इसके बारे एरर्स, या फिर कोई लेखांकन त्रुटियां हों अकाउंटिंग में तो उससे भी डिफरेंस पैदा होता है। ये सब चीज़ें हैं, ये सब कारण हैं जिनसे एक अकाउंटिंग में डिफरेंस पैदा होता है। यूनिट 10, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, तलपट शेष, गलतियों का संशोधन और समायोजन एवं अंतिम प्रविष्टियाँ। ट्रायल बैलेंस, तलपट शेष क्या है? ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ अकाउंट्स and their current balances at a given date. It is usually prepared on the last day of the accounting period and the list of account balances are arranged according to debit and credit balances. ट्रायल बैलेंस किसी लेजर के खातों के कुल डेबिट तथा कुल क्रेडिट तो के में समानता निर्धारण करना एवं वित्तीय विवरणों हेतु मूल सारांश बनाना हो तो यह तलपट शेष कहलाता है। इसको आमतौर पर लेखा अवधि के अंतिम दिन तैयार किया जाता है और खाता शेष की सूची को डेबिट और क्रेडिट शेष के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस एक निब्बी तिथि पर खातों और उसके वर्तमान शेष की सूची है। यह आमतौर पर लेखा अवधि के अंतिम दिन तैयार किया जाता है और खाता शेष की सूची को डेबिट और क्रेडिट शेष के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। Before preparing financial statement at the end of period, the book must be balanced. That is to determine total debit equal to total credit is determined by preparing a trial balance. किसी अवधि के अंत में वित्तीय विवरण तैयार करने से पहले पुस्तकों को संतुलित होना चाहिए, यानी कुल डेबिट के बराबर कुल क्रेडिट होना चाहिए। यह एक परीक्षण संतुलन तैयार करके निर्धारण किया जाता है। ये सब कैसे डिटरमाइन किया जाता है? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके डिटरमाइन किया जाता है। डेबिट बैलेंसेज आर
listed in one column and credit balances are listed in another column. The two columns total should be equal. When this occurs, the ledger is said to be in balance. डेबिट शेष राशि को एक कॉलम में और क्रेडिट शेष को दूसरे में सूचीबद्ध किया जाता है। दो कॉलम के योग बराबर होने चाहिए। दोनों कॉलम का योग बराबर होना चाहिए। जब ऐसा होता है तो वही को संतुलन कहा जाता है, अर्थात इसे बैलेंस कहा जाता है। प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस फॉर अ कंपनी सर्व्स टू डिटेक्ट any mathematical error that have occurred in the double entry accounting system. Provided the total debt equal the total credits, the trial balance is considered to be balanced and there should be no mathematical error in the ledgers. किसी कंपनी के ट्रायल बैलेंस तैयार करना किसी भी गणितीय त्रुटियों का पता लगाने का काम करता है जो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में की गई हैं। कुल ऋणों को कुल क्रेडिट के बराबर होना चाहिए, अर्थात कुल डेबिट को कुल क्रेडिट के बराबर होना चाहिए। परीक्षण संतुलन को संतुलित माना जाता है और खाता बही में कोई गणितीय त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फॉर टू रीजन्स। ट्रायल बैलेंस किन दो रीजन्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है? इसमें पहला है टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी, दैट इज द डेबिट टोटल एंड द क्रेडिट टोटल शुड बी इक्वल इफ द डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग इज फॉलोड। अंक गणित की शुद्धता यानी डेबिट योग और क्रेडिट योग की जांच करने के लिए समान होना चाहिए यदि पुस्तक रखने की दोहरी प्रविष्टियों का पालन किया जाता है। टू राइट अप द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और दूसरा पर्पज क्या है? वित्तीय स्टेटमेंट, जैसे कि आप व्यापार लाभ और हानि तथा बैलेंस शीट, ये सब तैयार करने में आपके ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है। टाइप्स ऑफ एरर्स, त्रुटियों के प्रकार। एरर्स के प्रकार कौन कौन से आपके कौन कौन सी त्रुटियां होती हैं अकाउंटिंग में? पहली गलतियां होती है आपकी एरर्स ऑफ क्लेरिकल ऑब्लिक एंट्री लेवल पे, अर्थात एंट्री लेवल की गलतियाँ, और दूसरी आपकी प्रिंसिपल या अथॉरिटी का लेवल की गलतियाँ। एक तरफ ये कि किसी को अकाउंटिंग के सारे नियम पता है, सिर्फ उसने एंट्री करने पे गलतियाँ कर दी हैं, तो आपकी लिप की ये गलती कहलाती है। और एरर ऑफ प्रिंसिपल, अर्थात किसी को अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स ही नहीं पता कि अकाउंटिंग के नियम क्या है, तो वो जो गलती करता है वो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कहलाती है। अब जो लिप की है, अर्थात एरर्स ऑफ क्लेरिकल या एंट्री लेवल पे होती हैं, वो आपकी तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है। एरर ऑफ ओमिशन, अर्थात अकरण की गलती। एरर ऑफ कमीशन, अर्थात करण की गलती। और कंपेंसेटिंग एरर, और प्रतिपूरक गलतियाँ। इस तरह से आपके चार पार्ट हो गए गलतियों के। तीन पार्ट आपके एरर ऑफ क्लेरिकल, अर्थात लिप की लेवल पे और प्रिंसिपल लेवल पे। लिप की लेवल के तीन पार्ट और एक प्रिंसिपल, टोटल चार प्रकार की गलतियाँ। अब जो एरर और ओमिशन, अर्थात अकरण की गलती होती है, उसको क्या है, दो तरह से डिफाइन किया गया है। अकरण की गलती में एक पूर्ण अकरण की गलती और एक अपूर्ण अकरण की गलती, अर्थात कंप्लीट और पार्शियल, कहलाता है एरर्स ऑफ ओमिशन, अर्थात अकरण की गलती। जब किसी लेन देन को खाता पुस्तकों में दर्ज करना पूरी तरह से या आंशिक रूप से, ये भी एरर ऑफ ओमिशन को दो गलतियों में बांटा जाता है। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, अर्थात पूर्ण अकरण की गलती, और एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, अर्थात अपूर्ण अकरण की गलती। When a transaction is completely omitted from recording in books or original record, it is an error of complete omission. जब किसी ट्रांजेक्शन को completely omit किया गया है या छोड़ दिया गया है, अर्थात ओरिजिनल रिकॉर्ड को छोड़ दिया गया है, उसको इंटर ही नहीं किया गया, तो ये कंप्लीट ओमिशन कहलाता है। और इनकम्प्लीट ओमिशन में
जब किसी ओरिजिनल ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड को आधा अधूरा उसमें लिखा गया है तो उसे एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, और पूर्ण अकर की गलती का तलपट शेषों पे कोई प्रभाव नहीं होता, अर्थात जो ट्रांजेक्शन छोड़ दिया जाता है जब उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया तो उससे तलपट शेष अर्थात ट्रायल बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आधे अधूरे ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड किए गए हैं उनसे ट्रायल बैलेंस पे प्रभाव पड़ता है, तब ट्रायल बैलेंस का मिलान नहीं होगा। उदाहरण के लिए, क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹10,000 not entered in the sales book when the recording of transaction partially omitted from the books. It is an error of partial omission. उदाहरण के लिए क्या है, यदि क्रेडिट सेल्स हुई है मिस्टर मोहन के लिए और उस सेल्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, अर्थात उस ओरिजिनल रिकॉर्ड को छोड़ ही दिया गया है, तो ये क्या है, कंप्लीट ओमिशन की गलती है। इससे ट्रायल बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि इफ़ इन द अबव एग्जाम्पल, यदि इस एग्जाम्पल में क्रेडिट सेल्स हैज बीन डुली रिकॉर्डेड सेल्स बुक, और जो सेल्स की गई है उस रिकॉर्ड को सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन बट पोस्टिंग फ्रॉम सेल्स बुक टू मोहन्स अकाउंट हैज नॉट बीन मेड, लेकिन सेल्स बुक से मिस्टर मोहन के अकाउंट में इसको पोस्ट नहीं किया गया है, तो ये पार्शियल ओमिशन है, अर्थात आधी अधूरी जो एंट्री होती है उसकी गलती है। अगला है आपका एरर्स और कमीशन, अर्थात जो चूक होती है एक तरह से वो वाली गलतियाँ। These are the errors which are committed due to wrong posting of transaction, wrong totaling or wrong balancing of the accounts, wrong casting of the subsidiary books or wrong recording books of original entry. इन त्रुटियों में errors of omission अर्थात चूक की त्रुटियाँ जो कि रिकॉर्ड करने में चूक होती है। errors of commission आपकी कमीशन की त्रुटियाँ अर्थात कर की गलती। These are the errors which are committed due to wrong posting of transaction, wrong totaling or wrong balancing of the accounts, wrong casting of subsidiary books or wrong recording amount in the books of original entry etc. ये वे त्रुटियां हैं जो लेन देन की गलत पोस्टिंग, खातों की गलत टोटलिंग या गलत संतुलन, सहायक पुस्तकों की गलत कास्टिंग या मूल प्रविष्टि की पुस्तकों में राशि की गलत रिकॉर्डिंग आदि के कारण होती हैं। उदाहरण के लिए, राजन ट्रेडर्स पेड ₹25,000 to Pitpal traders as suppliers of goods. This transaction was correctly recorded in the cash book, but while posting on the ledger book, Pitpal's account was debited with ₹2,500 only. ऐसे राजहंस ट्रेडर्स ने ₹25,000 से प्रीतपाल ट्रेडर्स ₹25,000 पेड किए जो माल उन्होंने सप्लाई किया था। ये ट्रांजेक्शन है वो आपका कैश बुक में करेक्ट रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन पोस्टिंग करते समय प्रीतपाल के अकाउंट को डेबिट कर दिया 2500 से, कितने 25,000 की जगह 2500 से डेबिट कर दिया। तो ये जो एरर है वो आपका कर्ण की गलती अर्थात कमीशन की त्रुटियाँ कहलाती हैं। कंपेंसेटिंग एरर, प्रतिपूरक गलतियाँ या त्रुटिपूर्ण गलतियाँ, कंपेंसेटिंग एरर। When two or more errors are committed in such a way that the net effect of commission errors on the debits and credits of accounts is nil, such errors are called compensating errors. जब दो या दो से अधिक त्रुटियाँ इस तरह से की जाती हैं तो खातों की डेबिट और क्रेडिट पर इन त्रुटियों का शुद्ध प्रभाव शून्य होता है। ऐसी त्रुटियों को क्षतिपूर्ति त्रुटियाँ कहा जाता है। उदाहरण के लिए, इफ परचेज बुक हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय ₹10,000 रिजल्टिंग इन एक्सेस डेबिट और ₹10,000 इन परचेज अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न बुक्स इज अंडरकास्ट बाय ₹10,000 रिजल्टिंग इन शॉर्ट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट इन केस ऑफ 2 years compensating each other's effect. यदि खरीदारी की किताब में रुपए की कमी हुई है अर्थात ₹10,000 के अतिरिक्त डेबिट के परिणाम स्वरूप ₹10,000 के क्रय खाते और बिक्री रिटर्न बुक में
बिक्री रिटर्न खाते में कम डेबिट के परिणाम स्वरूप 10,000 रुपये एक दूसरे के प्रभाव की भरपाई करने में त्रुटियों का मामला है। नॉर्मली कंपेंसेटिंग एरर्स में क्या होता है आपका, जब किसी एक गलती से किसी अन्य का गलत प्रभावहीन हो जाता है, अर्थात एक गलती से दूसरी गलती का प्रभाव नष्ट हो जाए तो उसे प्रतिपूरक गलती कहते हैं। ये संख्या में 2 या 2 से अधिक हो सकती हैं, एक दूसरे को संतुलित करती हैं। ये आमतौर पर अंकगणितीय गलतियाँ होती हैं और तलपट शेषों के संतुलन पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। ट्रायल बैलेंस पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक गलतियाँ। Accounting entries are recorded as per the generally accepted accounting principles. If any of those principles are violated or ignored, error resulting from such violation are known as error of principles. लेखांकन प्रविष्टियाँ आमतौर पर दर्ज की जाती हैं लेखा सिद्धांतों को स्वीकार करके, अर्थात लेखांकन जो सिद्धांत हैं उनके अनुसार लेखांकन की प्रविष्टियाँ की जाती हैं। यदि इनमें से किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन या अनदेखी की जाती है तो इस उल्लंघन से उत्पन्न त्रुटि को सिद्धांत की त्रुटि के रूप में जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट स्पेंड ऑन एडिशन टू द बिल्डिंग शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड मस्ट बी डेबिटेड टू द असेट अकाउंट इंस्टीड। इफ दिस अमाउंट इज डेबिटेड टू मेंटेनेंस एंड रिपेयर अकाउंट इट हैज़ बीन ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू एक्सपेंस। इमारतों को जोड़ने पर खर्ची गई राशि को पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाना चाहिए, अर्थात इमारतों में जो खर्च हुआ है वो पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाना चाहिए और परिसंपत्ति खाते में डेबिट किया जाना चाहिए। इसके बजाय क्या किया गया, यदि इस राशि को रखरखाव और मरम्मत खाते से डेबिट किया जाता है तो उसे राजस्व व्यय के रूप में जाना जाता है। अर्थात ये ऐसी गलतियां हैं जो सही ढंग से लेखांकन सिद्धांतों का पालन न करने के कारण उत्पन्न होती है, क्योंकि जैसे कि मशीनरी की स्थापना के लिए किए गए मजदूरी के भुगतान को मजदूरी खाते में डेबिट कर दिया जाए, उधार पर खरीदी गई अचल संपत्ति को खरीद रोजनामाची अर्थात सब्सिडी बुक में दर्ज कर दिया जाए, इन गलतियों से तलपट शेषों के संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं होता, अर्थात ट्रायल बैलेंस पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, गलतियों का पता लगाना, गलतियों को रेक्टिफाई करना या गलतियों को सुधार करना। Errors can be classified into 2 categories for the purpose of rectification of errors. त्रुटियों को सुधारने के उद्देश्य से त्रुटियों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। Rectification of errors which do not affect the trial balance, एक वो गलतियाँ जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती हैं, यानी कि एक गलतियों का सुधार जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है। जैसे पे एरर्स ऑफ ओमिशन, ट्रांजेक्शन इज omitted completely from the book so that there is no debit and credit entry of the transaction. एक लेन देन को पूरी तरह से पुस्तकों से हटा दिया जाता है ताकि लेन देन का कोई डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टि ना हो। एग्जाम्पल के लिए, ड्राइंग्स ऑफ ₹5,000 कैश बाय द प्रोप्राइटर वाज नॉट रिकॉर्डेड। जैसे प्रोप्राइटर द्वारा जो 5,000 रुपये निकाले गए हैं, ड्रॉ किए गए हैं, उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। एरर्स ऑफ कमीशन, कमीशन की त्रुटियाँ हैं। एंड एंट्री इज पोस्टेड टू द करेक्ट साइड ऑफ द लेजर बट टू द रॉन्ग अकाउंट, इट आइटम हैज़ बीन पोस्टेड टू द रॉन्ग अकाउंट ऑफ द सेम क्लास। एंट्री को लेजर के दाईं ओर पोस्ट किया जाता है लेकिन गलत अकाउंट में, यानी आइटम को उसी के गलत अकाउंट में पोस्ट किया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए, पेमेंट ऑफ ₹1,000 कैश बाय ए कस्टमर, अ जोन वाज रॉन्गली पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ अनदर कस्टमर बी जोन। ऐसे रुपये का भुगतान एक ग्राहक ए जोन द्वारा 1,000 रुपये नकद को दूसरे ग्राहक बी के खाते में गलत तरीके से पोस्ट किया जाता है। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एन एंट्री इज मेड इन द रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट, that is when expense is treated as an asset and vice versa। सिद्धांत की त्रुटियों में एक प्रविष्टि गलत खाते की श्रेणी में की जाती है, अर्थात जब एक व्यय को संपत्ति के रूप में माना जाता है और इसके विपरीत। उदाहरण के लिए, repairs to building ₹4,000 was debited to the building account।
जैसे मरम्मत के लिए 4000 रुपये को भवन खाते में डेबिट किया गया है। कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज, ट्रस्टियों का रिवर्सल, अकाउंट दैट शुड बी डेबिटेड इज क्रेडिटेड एंड वाइस वर्सा। एग्जाम्पल के चेक ₹2000 received by Sunita was debited to the account of Sunita and credited to the bank account। एक खाता जिसे डेबिट किया जाना चाहिए उसके विपरीत उसे क्रेडिट कर दिया गया है। उदाहरण के लिए ये सुनीता से प्राप्त 2000 रुपये को सुनीता के खाते में डेबिट किया गया और बैंक खाते में जमा किया गया। कंपेंसेटिंग एरर, क्षतिपूर्ति त्रुटियाँ। एरर्स ऑन वन साइड ऑफ द लेजर आर कंपेंसेटेड बाय एन एरर। Example, the purchase account and sales account were both overcast by ₹1500। वही के एक तरफ त्रुटियों की भरपाई एक त्रुटि से की जाती है, अर्थात एक त्रुटि की क्षतिपूर्ति दूसरी त्रुटि से की जाती है। उदाहरण के लिए खरीद खाता और विक्रय खाता दोनों से 1500 रुपये ओवरकास्ट कर लिए, अर्थात निकाल लिए गए। ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मूल प्रविष्टि की त्रुटियाँ क्या है? द ओरिजिनल फिगर मे बी इनकरेक्टली इंटर्ड ऑल्दो द करेक्ट डबल एंट्री प्रिंसिपल हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड यूजिंग दिस करेक्ट फिगर। आंकड़ा गलत तरीके से दर्ज किया जा सकता है, हालांकि इस गलत आंकड़े का उपयोग करके सही डबल एंट्री का सिद्धांत देखा जाता है। उदाहरण के लिए क्रेडिट सेल्स और ₹9650 टू रंजीत वॉज रिकॉर्डेड इन द सेल्स अकाउंट रंजीत अकाउंट एज ₹6950। जैसे रुपये की क्रेडिट बिक्री रंजीत को 9650 बिक्री खाते में और रंजीत के खाते में 6950 डाले गए। क्रेडिट सेल्स हुई है 9650 की और रंजीत ने रिकॉर्ड किया, लेकिन सेल्स अकाउंट में उसको 6950 रिकॉर्ड किया गया है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, त्रुटियों का सुधार जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, अर्थात परीक्षण संतुलन को प्रभावित करता है। एरर्स विच आर रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस आर दो एरर्स विच कॉज द ट्रायल बैलेंस टोटल टू बी डिसएग्रीमेंट। ट्रायल बैलेंस से जो त्रुटियां सामने आती हैं वे त्रुटियां जो ट्रायल बैलेंस योग को असहमति का कारण बनाती हैं। एरर्स ऑफ कैलकुलेशन, if there is any miscalculation of the trial balance total of the net total balance, the trial balance will not balance। यदि ट्रायल बैलेंस योगों या शुद्ध खाता शेष का कोई भी चूक होती है या टोटलिंग में या कोई मिसकैलकुलेशन में कोई होती है तो ट्रायल बैलेंस संतुलित नहीं होगा, अर्थात बैलेंस नहीं होगा। उदाहरण के लिए देयर वॉज एन एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ द कैश बैलेंस कॉजिंग द ट्रायल बैलेंस टोटल नॉट टू बैलेंस टू। जैसे कैश बैलेंस की गणना में त्रुटि हुई थी जिससे ट्रायल बैलेंस योग की संतुलन नहीं बना सके, जिससे ट्रायल बैलेंस संतुलित नहीं होगा। ऐसे ही ओमिशन ऑफ वन एंट्री, एक प्रविष्टि के प्रवेश में त्रुटियाँ। ओमिशन ऑफ आइदर द डेबिट और क्रेडिट एंट्री ऑफ ए ट्रांजेक्शन विल कॉज द टोटल्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस नॉट टू एग्री। लेन देन के डेबिट या क्रेडिट प्रविष्टि में से किसी एक के प्रवेश से ट्रायल बैलेंस के योग सहमत नहीं होंगे, अर्थात जो टोटल है वो बैलेंस नहीं होगा। उदाहरण के लिए चेक ₹5000 रिसीव्ड बाय कमीशन वाज डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट ओनली। जैसे कमीशन के लिए प्राप्त 5000 रुपये को केवल बैंक खाते से डेबिट किया गया है। पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट, एक खाते के गलत पक्ष पर पोस्ट करना। Entry into the wrong side of an account will cause one side of the ledger to be more than the other। किसी खाते के गलत पक्ष में प्रवेश करने पर खाता धारक का एक पक्ष दूसरे की तुलना में अधिक हो जाएगा। उदाहरण के लिए a check of ₹8000 paid to creditor K Raj was credited instead of debit to his account। खरीदार को 8000 रुपये का भुगतान उनके खाते से डेबिट के बजाय क्रेडिट कर लिया गया। एरर्स इन अमाउंट, इफ द डेबिट एंट्री ऑफ ए ट्रांजेक्शन डिफरेंस इन अमाउंट विद द क्रेडिट एंट्री द ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस। लेन देन की डेबिट प्रविष्टि
क्रेडिट प्रविष्टि के साथ राशि में भिन्न होती है तो ट्रायल बैलेंस शेष नहीं होगा। अर्थात जो डेबिट हुआ है वो क्रेडिट से मैच नहीं करता तो ट्रायल बैलेंस आपका बैलेंस नहीं होगा। जैसे केस में जैसे मिस्टर आनंद को केस में 9,650 रिसीव हुए, जबकि उनके खाते और कैश अकाउंट को डेबिट किया गया है, लेकिन 9,650 और आनंद के खाते में 6,950 में भिन्नता है। ये आपकी अमाउंट की एरर्स है। समरी सारांश, एन अकाउंट हैज ए डेबिट बैलेंस व्हेन इट्स डेबिट टोटल एक्सीड इट्स क्रेडिट टोटल। किसी खाते का डेबिट बैलेंस तब होता है जब उसका डेबिट कुल उसके क्रेडिट कुल से अधिक हो। एन अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस व्हेन इट्स क्रेडिट टोटल एक्सीड इट्स डेबिट टोटल। किसी खाते में एक क्रेडिट बैलेंस होता है जब उसका क्रेडिट कुल उसके डेबिट से अधिक हो। असेट्स, एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग अकाउंट्स हैव डेबिट बैलेंस। असेट, खर्चे और ड्राइंग खातों में डेबिट शेष है। लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट हैव क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी और कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंट्स ये सब क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। वित्तीय पूंजी और राजस्व। A trial balance is a list of debit and credit balance extracted from the account in the ledger at a particular date। एक परीक्षण शेष एक विशेष पर खाता बही में खाते से निकाले गए डेबिट और क्रेडिट शेष राशि की एक सूची की तारीख है। अर्थात ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर डेट को लेजर के पर्टिकुलर डेट को डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को एक्सट्रैक्ट करता है। द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पज ऑफ चेकिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द एंट्रीज मेड इन द लेजर। बैलेंस बही में की गई प्रविष्टियों की अंकगणितीय सटीकता की जांच के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। टोटल डेबिट बैलेंस विल इक्वल द टोटल क्रेडिट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस इफ द डबल एंट्री प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्डिंग हैज बीन स्ट्रिक्टली अडहेर्ड टू। डेबिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस में कुल क्रेडिट बैलेंस के बराबर होगा यदि रिकॉर्डिंग के दोहरे प्रवेश सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया गया है। Errors that affect the agreement of trial balance totals are wrong calculation of balances, omission of either a debit or credit entry of a transaction entry on the wrong side of an account, and errors in amount। त्रुटियां जो ट्रायल बैलेंस योग के समझौते को प्रभावित करती हैं, शेष राशि की गलत गणना करना, लेन देन की डेबिट या क्रेडिट प्रविष्टि, किसी खाते के गलत पक्ष पर एंट्री और राशि में त्रुटियां, ये सब ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करती हैं। Thus that do not affect the agreement of the trial balance total, complete omission of entries of a transaction, errors of commission, errors of principal, compensating error and errors in original entry। त्रुटियां जो परीक्षण शेष योग की समझौते को प्रभावित नहीं करता था, ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करती हैं, वो है आपकी एक सौदे की प्रविष्टियों की पूरी तरह से चूक जाना, एंट्री नहीं हो पाना, आयोग की त्रुटियां या सिद्धांत रूप से त्रुटियां या प्रतिकारी त्रुटियां या मूल में त्रुटियों की प्रविष्टि। Asset and liability accounts are balanced and their balance brought down to the next accounting period। Personal account record transaction which person who have dealing with the business, example debtor and creditors account। असेट और देयता खाते संतुलित हैं और उनकी शेष राशि अगले लेखा अवधि में लाई गई है। व्यक्तिगत खाते उन व्यक्तियों के साथ लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं जिसके साथ व्यवसाय के साथ लेन देन है, जैसे लेनदार और देनदार। एडजस्टिंग एंट्रीज, प्रविष्टियां समायोजित करना। कौन कौन से एडजस्टमेंट किए जाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की क्लोजिंग, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस आपके ड्यू हैं लेकिन उनका भुगतान नहीं किया गया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बकाया व्यय, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस का जो एडवांस में पेड किया गया है,
अर्थात अग्रिम भुगतान व्यय। इनकम्स ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, एक्रूड इनकम्स आपकी ड्यू है जो रिसीव नहीं हुई है, इसको उपार्जित आय कहते हैं। इनकम्स नॉट ड्यू बट रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड हो गई है और ड्यू नहीं है, इसको अनर्जित आय कहते हैं, अनअर्न्ड इनकम्स। डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, संपत्ति पर मूल्यह्रास। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट आपका, पूंजी पर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट अर्थात ब्याज पर, जो ड्राइंग किया गया है निकाला गया उस पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन लोन्स, लोन लिया गया है उस पर आपका ब्याज। बैड डेब्ट्स टू बी राइट ऑफ, आपके बैड डेब्ट्स यानी कि डूबत ऋण हैं उनको राइट ऑफ करना। प्रोविजंस फॉर बैड डेब्ट्स, ऋणों के लिए प्रावधान। प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, देनदारों पर छूट का प्रावधान। प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, लेनदारों पर छूट का प्रावधान। लॉसेस ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाओं के कारण नुकसान। कमीशंस पेबल ऑन प्रॉफिट पर देय आयोग अर्थात प्रॉफिट पर कमीशन पेड। गुड्स यूज्ड बाय द प्रोपराइटर द्वारा यूज़ किया गया माल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया माल। ये सारी एंट्री आपके क्या है, जब क्लोजिंग की जाती है आपकी तो उस समय ये सारी एंट्री आपकी एडजस्ट की जाती हैं। क्लोजिंग एंट्री, अब जो क्लोजिंग एंट्री कौन कौन सी रहती हैं। क्लोजिंग कंसोलिडेटेड जर्नल एंट्रीज आर नॉर्मली पास्ट फॉर, सामान्य रूप से समेकित जर्नल प्रविष्टियों को बंद करना। ट्रांसफ़र ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेज एक्सपेंसेस टू द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग और परचेज एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड ट्रांसफ़र करना। ट्रांसफ़र ऑफ परचेज एंड सेल्स रिटर्न टू द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, जो परचेज और सेल्स रिटर्न इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफ़र करना। ट्रांसफ़र ऑफ सेल्स एंड परचेज रिटर्न टू द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट्स, सेल्स और परचेज को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करना। ट्रांसफ़र ऑफ क्लोजिंग स्टॉक टू द क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बाय एन एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री के द्वारा क्लोजिंग स्टॉक किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक को ट्रांसफ़र करना अर्थात समायोजन प्रविष्टि द्वारा ट्रेडिंग खाते के क्रेडिट को क्लोजिंग स्टॉक का हस्तांतरण। ट्रांसफ़र ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पोस्ट करना। ट्रांसफ़र ग्रॉस लॉस टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी ग्रॉस लॉस हुआ है, जो पूरा लॉस हुआ है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफ़र करना। ट्रांसफ़र ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस टू द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रशासनिक बिक्री और वित्तीय खर्च का हस्तांतरण किस तरफ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ट्रांसफ़र ऑफ ऑल ऑपरेशन एंड नॉन ऑपरेशन इनकम टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऑपरेशन और नॉन ऑपरेशन इनकम का ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र ऑफ नेट प्रॉफिट टू द क्रेडिट ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट का ट्रांसफ़र। और ट्रांसफ़र ऑफ नेट लॉस टू द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में नेट लॉस का ट्रांसफ़र। यूनिट 11 कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, पूंजीगत एवं राजस्व व्यय। Capital expenditure is an amount spent to acquire or improve a long-term asset such as equipment or buildings. Usually the cost is recorded in an account classified as property, plant and equipment. The cost except for the cost of land will then be charged to depreciation expense over the useful life of the asset. पूंजीगत व्यय एक
लंबी अवधि की संपत्ति जैसे उपकरण या भवन प्राप्त करने या सुधारने के लिए खर्च की गई राशि है। आमतौर पर लागत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में वर्गीकृत एक खाते में दर्ज की जाती है। तब लागत भूमि की लागत को छोड़कर फिर संपत्ति के उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास व्यय का शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा पूंजीगत व्यय जो होता है उसका व्यय जिसका लाभ या उपयोग किसी एक वर्ष में न लेकर के आगे अनेक वर्षों में उठाया जाता है। यह किया गया वह व्यय है जिसका प्रयोग ऐसी आस्तियों और संपत्तियों की खरीद या अधिग्रहण में किया जाता है जिनका उपयोग अनेक वर्षों तक किया जाता है। ऐसे व्यय करने का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्ययों से होने वाले लाभों की सहायता से वर्षों तक आय कमाना या संबंधित व्यवसाय की अर्जन क्षमता को बढ़ाना है। उदाहरण के लिए जैसे कोई संयंत्र है या मशीनरी है या भवन और मोटर कार आदि की खरीद। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन अमाउंट दैट इज एक्सपेंस्ड immediately, thereby being matched with revenues of the current accounting period. Routine repairs are revenue expenditure because they are charged directly to an account, such as repairs and maintenance expenses. Even significant repairs that do not extend the life of the asset or do not improve the asset. The repairs merely returns the asset back to its previous condition are revenue expenditures. राजस्व व्यय वह राशि होती है या वो खर्च किया हुआ खर्च होता है जिससे वर्तमान लेखांकन अवधि के राजस्व के साथ मिलान किया जा रहा है, अर्थात नियमित मरम्मत राजस्व व्यय, क्योंकि उन्हें सीधे खाते में लिया जाता है, जैसे कि मरम्मत और रखरखाव व्यय। यहाँ तक कि महत्वपूर्ण मरम्मत जो संपत्ति के जीवन का विस्तार नहीं करती या परिसंपत्ति में सुधार नहीं करती। मरम्मत केवल संपत्ति को अपनी पिछली स्थिति में वापस कर देती है, यह राजस्व व्यय है। और राजस्व व्यय का संबंध किसी लेखांकन अवधि के अर्थात फाइनेंशियल ईयर जो होता है, इसमें अकाउंटिंग का जो ईयर रहता है, उन व्यावसायिक कार्यों या अवधि के दौरान अर्जित राजस्व या व्यय की मदों से होता है जिनका लाभ उस अवधि से आगे नहीं होता। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पूंजीगत तथा राजस्व व्यय के बीच अंतर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर लार्ज अमाउंट, अर्थात इसमें बड़ी रकम खर्च की जाती है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिलेटिवली स्मॉल है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर की अपेक्षा छोटा रहता है अमाउंट। इम्प्रूव और इनहेंस अर्निंग कैपेसिटी, कमाई बढ़ाने की क्षमता में वृद्धि के लिए। मेंटेन असेट्स, और ये असेट्स हैं उनका मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए या उनको मेंटेन रखने के लिए। लॉन्ग ड्यूरेशन बेनिफिट, ये लंबे अवधि के लाभ के लिए किया जाता है, ये छोटी अवधि के लाभ के लिए किया जाता है। नॉन रिकरिंग, यह गैर आवर्ती है। रिकरिंग, यह आवर्ती है। बैलेंस शीट, इसे तुलन पत्र में दर्शाया जाता है, अर्थात इसको बैलेंस शीट में दर्शाया जाता है, और इसे लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कुछ एग्जांपल देखें तो कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ मशीनरी। अगर मशीनरी या कोई बड़ी चीज़ परचेज कर रहे होते तो ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन इसमें मशीन का मेंटेनेंस किया जा रहा है, उसके पार्ट्स वगैरह डिफेक्टिव जो पार्ट्स हैं उनको चेंज किया जा रहा है, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर, ₹8,000 इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज, अब जो आग के द्वारा जो नुकसान हुआ है माल का, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि लॉस इज अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, क्योंकि ये व्यावसायिक कार्यों से हानि उठानी पड़ रही है, ये व्यावसायिक ऑपरेशन है उनकी वजह से ये लॉस अराइज हुआ है, तो आपका ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और उसी लेखांकन अवधि के लिए होगा। प्रीमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउंस और ऑन इशू ऑफ शेयर्स आर एग्जांपल ऑफ, ये भी आपका एक तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन कौन सा? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अर्थात आस्थगित राजस्व व्यय है ये, क्योंकि इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है, ये
डिस्काउंट्स वगैरह जो भी देते हैं वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एक्वायरिंग द पेटेंट्स राइट्स ऑफ द बिजनेस इज एन एग्जांपल ऑफ। अब पेटेंट राइट क्या है, एक ही बार लिया जाता है, तो इसके कारण जो व्यय उत्पन्न हो रहा है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये लंबी अवधि का जो एक्सपेंडिचर है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। यूनिट 12 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। विनिमय बिल रिटर्न अनकंडीशनल ऑर्डर बाय वन पार्टी द ड्रॉअर or to another the drawee to pay a certain sum either immediately a side bill or on a fixed date a term bill for payment of goods and or services received. The drawee accept the bill by signing it, thus converting it into a post-dated check and a binding contract. It is also called a draft. तो दोस्तों बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? सामानों या सेवाओं के भुगतान के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट, एक नियत राशि, एक दृष्टि बिल या एक नियत राशि या नियत तिथि पर एक टर्म बिल पर एक पार्टी यानी कि ड्रॉयर जिसने वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया है, साइन किया है, और द्वारा लिखित बिना शर्त आदेश प्राप्त किया और जिसके फेवर में किया वो ड्रॉई, इस पर हस्ताक्षर करके बिल स्वीकार कर लिया। जिसने स्वीकार किया वो ड्रॉई और जिसने दिया वो ड्रॉअर। इस प्रकार उसे पोस्ट डेटेड चेक और एक बाध्यकारी अनुबंध में परिवर्तित किया है, इसे ड्राफ्ट भी कहा जाता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या है, इस तरह से अगर पोस्ट डेटेड चेक में बाइंडिंग किया गया है तो उसे ड्राफ्ट की तरह माना जाएगा, ये एक ड्राफ्ट भी कहलाता है। विनिमय बिल बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक लिखित होता है, एक राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कर्ता द्वारा यानी कि जो ड्रॉअर है उसके द्वारा साइन किया जाता है। यह शर्त रहित आदेश होता है, इसमें कोई शर्त नहीं होती है, सीधा सीधा आदेश होता है। जिस तरह आपका एक ड्राफ्ट होता है जिसके फेवर में बनाया जाता है, कोई उसमें शर्त नहीं रहती है, सीधा पे करना है। एक निश्चित धनराशि और केवल धनराशि का होता है। लिखित में नामित व्यक्ति या उसके आदेश पर वाहक को दे होता है, जिसका भी नाम लिखा है या जिसके आदेश पर है उसको दे होता है। कई बार क्या है कि आहर्ता और अदाता अर्थात ड्रॉई और जो अमाउंट पाने वाला है दोनों एक ही होते हैं, और अदाकर्ता यानी कि जिस पर बिल आहरित होता है। उदाहरण के लिए मान लें कि रमेश द्वारा सुरेश को 10,000 रुपये का माल उधार पर बेचा जाता है, तो रमेश द्वारा सुरेश पर बिल आहरित किया जाता है। सुरेश इसे स्वीकार करता है। उपरोक्त मामले में रमेश विक्रेता यानी कि लेनदार है और सुरेश पर बिल आहरित किया जाता है जो एक क्रेता यानी कि ऋणदाता है, और यह रमेश को दे है। प्रोमिसरी नोट वचन पत्र फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट contains a written promise by one party to pay another party a definite sum of money either on demand or at a specified future date. A promissory note typically contains all the terms pertaining to the indebtedness by the issuer or maker to the notes payee, such as the amount, interest rate, maturity date and place of issuance. Towards signature, promissory notes that are unconditional and sellable become negotiable instruments that are extensively used in business transaction in numerous countries. तो दोस्तों promissory note क्या होता है? एक वित्तीय साधन जिसमें एक पक्ष द्वारा किसी अन्य पक्ष को मांग या निर्दिष्ट भविष्य की तारीख में एक नियत राशि का भुगतान करने के लिए एक पक्ष द्वारा लिखित वादा शामिल होता है। एक वचन पत्र में आमतौर पर जारीकर्ता या निर्माता द्वारा नोट के अदाता को दी गई राशि से संबंधित सभी शर्तें शामिल होती हैं, जैसे कि राशि, ब्याज दर, परिपक्वता तिथि, जारी करने की तिथि और स्थान और जारीकर्ता के हस्ताक्षर। वचन पत्र जो बिना शर्तों बिक्री योग्य है वे कई देशों में व्यापारिक लेन देन में उपयोग किए जाने वाले परक्राम्य उपकरण हैं। A promissory note is usually held by the payee
Once the debt has been discharged, it must be cancelled by the payee and returned to issuer. एक वचन पत्र आमतौर पर अदाता द्वारा आयोजित किया जाता है। एक बार ऋण का निर्वहन हो जाने के बाद इसे अदाता द्वारा रद्द किया जाना चाहिए और जारीकर्ता को वापस कर देना चाहिए। वचन पत्र यह क्रेता द्वारा दिया गया एक लिखित वचन होता है, अर्थात जो माल का खरीदने वाला है वो एक लिखित में वचन देता है जिसमें किसी निर्दिष्ट तिथि को अर्थात नियत तिथि को अदायगी करने का वचन दिया जाता है। यह विनिमय बिल या वचन पत्र का रूप ले सकता है। यह आपका बेस ऑफ एक्सचेंज का भी रूप ले सकता है। हमने विनिमय बिल में देखा कि इसे लेनदार द्वारा तैयार किया गया और ऋणी द्वारा स्वीकार किया जाता है। दूसरी ओर वचन पत्र को ऋणी क्रेता द्वारा लिखा जाता है, जिसमें वह उधारदाता विक्रेता को एक निश्चित निर्धारित अवधि के बाद एक निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने का वचन देता है। इस प्रकार से यह परिभाषित होता है। यह एक लिखित है और शर्त रहित वचन सहित है। निश्चित धनराशि अदा करने हेतु निर्माता द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। किसी व्यक्ति विशेष को या उसके आदेशानुसार लिखित भाव को दे परकाम अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत यह आता है। इसमें दो पक्ष होते हैं आपके वचन पत्र में, निर्माता और अदाता। निर्माता वह व्यक्ति है जो इसे बनाता है और भुगतान करने का वादा करता है। अदाता वह व्यक्ति है जो इसका बेनिफिट लेता है, जिसे धनराशि प्राप्त होती है। लेकिन आपके विनिमय बिल में आपके 3 पार्ट होते हैं, आहर्ता, अदाकर्ता और अदाता। अदाता तो आपका बेनिफिट पाने वाला, अमाउंट पाने वाला, धनराशि प्राप्त करने वाला यानी विक्रेता। और अदाकर्ता बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। विनिमय बिल और वचन पत्र के बीच अंतर। अनकंडीशनल ऑर्डर, यह भुगतान हेतु शर्त रहित आदेश है। अनकंडीशनल प्रॉमिस, यह भुगतान हेतु शर्त रहित वचन है, अर्थात ये आदेश है, ये वचन है। इसे लेनदार द्वारा किया जाता है और इसे ऋणी द्वारा किया जाता है। ऋणी यानी कि इसमें जो क्रेता है, जो माल रिसीव कर रहा है, उसको पैसा देना है उसको, तो ये जो ऋणी है उसके द्वारा बनाया जाता है। और ये जिसने माल बेचा है ये उसके द्वारा बनाया जाता है। एक्सेप्टेड बाय डेटर मस्ट। विनिमय बिल इसे ऋणी द्वारा स्वीकार करना आवश्यक है। नो एक्सेप्टेंस एज सच, इसे स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। 3 पार्टीज टू ए बिल। विनिमय बिल में आपके 3 पक्ष होते हैं और प्रॉमिसरी नोट में आपके 2 पक्ष होते हैं। विनिमय बिल में 3 पक्ष कौन कौन से होते हैं? आहर्ता, अदाकर्ता और अदाता। और इसमें 2 पक्ष होते हैं, निर्माता और अदाता। ऑन डिसऑनर नथिंग इज नेसेसरी बाय नोटरी पब्लिक। बिल का अनादरण होने पर इसे आमतौर पर नोटरी द्वारा नोट किया जाता है। नथिंग इज नॉट नेसेसरी, इस पर नोटिंग की आवश्यकता नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि विनिमय बिल आपका एक ड्राफ्ट की तरह भी यूज होता है। तो केस में क्या होगा, यदि विनिमय बिल और चेक में अंतर देखा जाए तो विनिमय बिल को बैंक सहित किसी भी व्यक्ति पर आहरित किया जा सकता है और चेक को केवल बैंक पर आहरित किया जा सकता है। अर्थात चेक का जो भी लेन देन रहेगा वो बैंक में होता है और विनिमय बिल का जो लेन देन होता है वो किसी व्यक्ति पर भी किया जा सकता है। विनिमय बिल में स्वीकृति अपेक्षित है, यानी विनिमय बिल का स्वीकार होना चाहिए और चेक में स्वीकृति आवश्यक नहीं है। विनिमय बिल के स्वीकारकर्ता को बिल की परिपक्वता तिथि के बाद 3 दिन अनुग्रह के रूप में दिए जाते हैं। तथा विनिमय बिल को जिसने स्वीकार किया है उसकी मैच्योरिटी होने के बाद 3 दिन उसे अनुग्रह के रूप में दिए जाते हैं। चेक सदैव मांग पर देय है। चेक को अगर दिया है तो जब भी वो अपने अकाउंट में लगा देगा तब भी उसको पेमेंट करना है, वो हमेशा मांग पर देय होता है। विनिमय बिल पर टिकट लगे होने चाहिए, चेक पर टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अनादरण की सूचना आवश्यक है, ये अनादर हुआ है तो उसकी सूचना आवश्यक है, अनादरण की सूचना आवश्यक नहीं है। बिल का अनादरण क्या होता है? जब अदाकर्ता बिल की देय तिथि को धनराशि का भुगतान करने में अक्षम यानी कि भुगतान नहीं करता है
या भुगतान करने से मना कर देता है तो बिल को अनादरित माना जाता है। और दोस्तों इसमें एक टर्म और आती है हुंडी। हुंडी क्या होती है? हुंडी में एक तरह का विनिमय बिल ही है, अर्थात बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन इसको भारतीय भाषा में हुंडी कहते हैं। मोचन अर्थात मेच्योरिटी से पहले पेमेंट किया गया है, और म्याद वो होती है भारत बिल की जो डेट होती है वो। यूनिट 13 बैलेंस शीट इक्वेशन, तुलन पत्र का समीकरण। ऑलवेज द टोटल क्लेम्स दोज ऑफ आउटसाइडर्स सच एज क्रेडिटर्स एंड ऑफ द प्रोप्राइटर्स डेट इज नेटवर्थ will equal to the total asset of the business। हमेशा कुल दावा बाहरी लोगों जैसे लेनदारों और प्रोप्राइटरों की कुल संपत्ति कारोबार की कुल संपत्ति के बराबर होगा। को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि असेट्स अर्थात संपत्ति बराबर इक्विटीज टोटल क्लेम्स कुल दावे के बराबर होगा, या फिर असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल यानी कि आपकी देयताएं और पूंजी, या फिर लायबिलिटी इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल, देयताएं इक्वल्स टू संपत्ति माइनस पूंजी, या फिर कैपिटल इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज, असेट्स माइनस देयताएं। कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस शीट इक्वेशन, बैलेंस शीट समीकरण की गणना। इफ देयर इज एनी चेंज इन द अमाउंट ऑफ the assets or the liabilities, the owner claim or the capital is bound to change correspondingly. If assets increase and liabilities do not, the capital will increase. A reduction in the amount of assets or an increase in the amount of liability will mean a reduction in the amount of capital। अर्थात यदि परिसंपत्तियों या देनदारियों की मात्रा में कोई परिवर्तन होता है, लायबिलिटीज में कोई परिवर्तन होता है, तो मालिकों का दावा या पूंजी तदनुसार परिवर्तन के लिए बाध्य है। यदि संपत्ति बढ़ती है और देनदारियां नहीं बढ़ती तो पूंजी बढ़ेगी, और परिसंपत्ति की मात्रा में कमी आती है और देनदारियां बढ़ती हैं तो पूंजी की मात्रा में भी कमी आएगी। कैपिटल पूंजी क्या होती है आपकी? इट मीन्स द अमाउंट विच द ओनर ऑफ बिजनेस हैव इन्वेस्टेड इन द फर्म एंड कैन क्लेम फॉर द फर्म। इसका मतलब वह राशि है जो व्यवसाय के मालिक ने फर्म में निवेश की है और फर्म से दावा कर सकता है वापस लेने के लिए। लायबिलिटीज देयताएं क्या है? इट मीन्स द अमाउंट विच द फर्म owes to outsiders। long term liabilities are those liabilities which are payable for a long term। current liabilities are those liabilities which are payable in near future generally within 1 year। इसका मतलब है कि वह राशि जो फर्म बाहरी लोगों से बकाया है, अर्थात जो बाहरी लोगों से ली गई है। दीर्घकालिक देनदारियाँ वे देनदारियाँ होती हैं जो लंबी अवधि के बाद दे होती हैं, और वर्तमान देनदारियाँ वो होती हैं जो निकट भविष्य में आमतौर पर 1 वर्ष के भीतर ही दे होती हैं। क्या होता है? असेट्स आर थिंग्स ऑफ वैल्यू ओन्ड। फिक्स्ड असेट्स आर दोज assets which are purchased for the purpose of operating the business but not for resale। example land, building, plant and machinery, etc। current assets are those assets which are kept on short term of converting into cash or for resale। उदाहरण के लिए unsold goods, debtor, cash bank balance, etc। assets क्या होता है? assets स्वामित्व वाली वह चीज़ें हैं। अचल संपत्ति असेट्स आर थिंग्स ऑफ वैल्यू ओन्ड, अर्थात ये स्वामित्व वाली चीज़ें होती हैं। फिक्स्ड असेट्स क्या है? अर्थात अचल संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ हैं जो व्यवसाय के संचालन के लिए खरीदी जाती हैं लेकिन पुनः विक्रय के लिए नहीं, जैसे भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी, ये एक बार ही खरीदी जाती हैं। वर्तमान परिसंपत्तियाँ वे होती हैं जिन्हें नकदी में बदलने के लिए या पुनर्विक्रय के लिए अल्पावधि के लिए रखा जाता है, जैसे आपका बिना बिका हुआ माल है, देनदार, नकदी या बैंक बैलेंस, ये सब आपके करंट एसेट्स होते हैं। रेवेन्यू क्या है? राजस्व। इट मीन्स द अमाउंट विच एज ए रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन इज रिसीव्ड बाय बिजनेस। इसका मतलब है कि राशि जो संचालन के परिणाम स्वरूप व्यवसाय द्वारा प्राप्त की जाती है। एक्सपेंस इट इज़ द अमाउंट स्पेंड इन ऑर्डर ऑफ to produce and sell the goods and services which produce the revenue।
यह राजस्व का उत्पादन करने वाली वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और बिक्री करने के लिए खर्च की गई राशि है। इनकम क्या है? द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। राजस्व और व्यय के बीच अंतर को आय कहा जाता है। कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कितना एक्सपेंस हुआ है, दोनों को माइनस करो तो इनकम आ जाएगी। डेटर क्या है? A person who owes money to the firm mostly on account of credit sales of goods is called a debtor। देनदार वह व्यक्ति जो फर्म को पैसे देता है अर्थात माल की बिक्री के बाद ऋणदाता कहलाता है, इसको माल बेचा गया है। क्रेडिटर कौन है? A person whom money is owned by the firm is called a creditor। अर्थात जिस व्यक्ति के प्रति फर्म ऋणी है उसे लेनदार कहा जाता है। व्यक्ति के प्रति फर्म ऋणी है जिस व्यक्ति का पैसा फर्म पर। 14 प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, अंतिम लेखे बनाना। ट्रायल बैलेंस, तलपट शेष। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ लेजर अकाउंट बैलेंसेस एज ऑन पर्टिकुलर इंस्टेंस। ट्रायल बैलेंस एक विशेष इंस्टेंस के रूप में खाता बही संतुलन का एक स्टेटमेंट है। द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू चेक ensure the arithmetical accuracy of accounting। Preparation of trial balance is not an act that forms a part of the activities involved in the regular accounting cycle। Final accounting can be completed without the preparation of the trial balance also। The trial balance is generally prepared at a time when all the ledger accounts are balanced, like at the end of the accounting period। Theoretically, the trial balance can be prepared as and when needed। In this mechanized, computerized accounting system, trial balance is a statement that can be automatically derived as and when needed। ट्रायल बैलेंस लेखांकन की अंकगणितीय सटीकता की जांच यहाँ सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया जाता है। ट्रायल बैलेंस तैयार करना एक ऐसा कार्य नहीं है जो नियमित लेखा चक्र में शामिल गतिविधियों का एक हिस्सा बनता है। ट्रायल बैलेंस की तैयारी के बिना ही फाइनल अकाउंटिंग पूरी की जा सकती है। ट्रायल बैलेंस आमतौर पर ऐसे समय में तैयार किया जाता है जब सभी लेजर अकाउंट्स अकाउंटिंग पीरियड के अंत में बैलेंस होते हैं। सैद्धांतिक रूप से ट्रायल बैलेंस को ज़रूरत पड़ने पर तैयार किया जाता है। इस मैकेनाइज्ड और कंप्यूटरीकृत अकाउंटिंग सिस्टम में ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसे ज़रूरत पड़ने पर स्वचालित रूप से लिया जा सकता है। लेखांकन अवधि की समाप्ति के बाद खातों का शेष निकालकर तलपट बनाया जाता है। तलपट की सहायता से अर्थात ट्रायल बैलेंस की सहायता से अंतिम लेखे अर्थात व्यापार खाता, लाभ हानि और तुलन पत्र बनाए जाते हैं। बही लेखन की मानवीय प्रणाली में किसी प्रविष्टि की या अंकगणितीय गलती का पता लगाने के लिए तलपट बनाया जाता है। अब वही लेखन और लेखांकन सॉफ्टवेयर से इन लिपिकीय त्रुटियों की संभावना को समाप्त कर दिया जाता है। अतः वही लेखन में अब तलपट का महत्व कम हो गया है क्योंकि अब प्राय निश्चित हो जाता है कि डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस मिल जाएगा। फिर भी लेखाकारों और लेखा परीक्षकों के लिए तलपट का बहुत महत्व है, जो समायोजन के पूर्व और पश्चात सामान्य बही के खातों के बैलेंस तथा प्रस्तावित समायोजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। समायोजनाओं के उपरांत अंतिम खाता शेष को समायोजित खाता शेष कहा जाता है तथा इनका उपयोग कारोबारी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण बनाने में होता है। एडजस्टमेंट एंट्रीज, समायोजन प्रविष्टियाँ। There might be a number of accounting transactions which might not have been taken into consideration by the time the trial balance has been prepared. Some of the reasons for the presence of such transactions are। हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस तैयार होने के समय कई लेन देन पर ध्यान नहीं दिया गया हो। ऐसे लेन देन की उपस्थिति के कुछ कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं? ट्रांजेक्शन विच डू नॉट अकर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। लेन देन जो व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में नहीं होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द बिजनेस विच डू नॉट अकर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। दीज ट्रांजेक्शन unless deliberately recorded do not get into the books of accounts। व्यवसाय से संबंधित कई लेन देन हैं जो व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में नहीं होते जब तक कि जानबूझकर दर्ज किए गए
ये लेन देन खातों की किताब में नहीं आते। एग्जाम्पल ऑफ सच ट्रांजेक्शन कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? स्टॉक टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, लॉस ऑफ स्टॉक का व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रोप्राइटर द्वारा लिया गया स्टॉक का असामान्य नुकसान। ट्रांजैक्शन विच हैव टू बी रिकॉर्डेड ओनली टुवर्ड्स द एंड, लेन देन जो केवल अंत तक दर्ज किया जाना है। देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द बिजनेस विच हैव टू बी रिकॉर्डेड ओनली द एंड ऑफ the accounting period. If the trial balance has been prepared before all such transactions into consideration have taken into consideration, then they are unrecorded into the book of accounts. व्यवसाय से संबंधित कई लेन देन हैं जिन्हें केवल लेखा अवधि के अंत में दर्ज किया जाना है। यदि इस तरह के सभी लेन देन को ध्यान में रखते हुए पहले ट्रायल बैलेंस तैयार किया गया है तो वे खाते की किताबों में अनियंत्रित रहते हैं। Depreciation of assets, expenses, outstanding prepaid incomes, outstanding of previous received। एक्सपेंस कौन कौन से? आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, या पहले पिए गए या आउटस्टैंडिंग है। इनकम भी आपके आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, प्री रिसीव्ड, पूर्व प्राप्त। ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एरर्स रेक्टिफिकेशन, तो त्रुटि सुधार से संबंधित लेन देन। The agreement of a trial balance is not a conclusive proof of existence of errors in accounting. Even in case where the trial balance agrees, there may still be errors existing in the book of accounts. These errors, if identified subsequent to preparation of the trial balance, need to be rectified, which needs journal entries to be passed for rectification. Trial balance का समझौता लेखांकन में त्रुटियों की अनुपस्थिति का एक निर्णायक प्रमाण नहीं है। यहाँ तक कि अगर ट्रायल बैलेंस सहमत है तब भी खातों की किताबों में मौजूद त्रुटियाँ हो सकती हैं। ट्रायल बैलेंस की जानकारी के बाद पहचानी गई इन त्रुटियों को सुधारने की आवश्यकता होती है, जिन्हें सुधार के लिए जर्नल प्रविष्टियों की आवश्यकता होती है। द ट्रांजैक्शन व्हिच हैव नॉट येट बीन जर्नलाइज्ड append to the trial balance are what we call adjustment. Thus we can say the adjustment are transactions relating to the business which have not been journalized by the end of accounting period. लेन देन जो अभी तक नहीं हुआ है ट्रायल बैलेंस में जोड़ा गया है, जिसे हम समायोजन करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समायोजन व्यापार से संबंधित लेन देन है जो लेखा अवधि के अंत तक किया गया है। Since adjustments are also transactions relating to business, we need to bring them into accounting books of journalizing them. चूँकि समायोजन व्यवसाय से संबंधित लेन देन भी है, इसलिए हमें उन्हें पत्रकारिता करके लेखांकन पुस्तिका में लाना है। ट्रांजेक्शन लेन देन क्या है? Wages to the extent of ₹43,000 are incorrectly recorded as salary। रुपये की सीमा तक मजदूरी 33,000 रुपये गलत तरीके से वेतन के रूप में दर्ज किए गए। दिस रिप्रेजेंट्स एन एरर ऑफ प्रिंसिपल वेयर बाय एक्सपेंडिचर हैज दैट वाज टू बी डेबिटेड इन अ पर्टिकुलर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड टू अनदर अकाउंट्स। ये कौन सा एरर है आपका? एरर ऑफ प्रिंसिपल। उस सिद्धांतिक त्रुटि को दर्शाता है जिससे एक विशेष खाते में डेबिट किए जाने वाले व्यय को दूसरे खाते में डेबिट कर दिया गया। To bring the effect to this transaction into books, the journal entries to rectify this error has to be recorded। इस लेन देन के प्रभाव को पुस्तक में लाने के लिए इस त्रुटि को सुधारने के लिए जर्नल प्रविष्टि को दर्ज करना होगा। इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, लेन देन का प्रभाव। The effect of journal entries to be recorded in the above case can be analyzed as, कैसे एनालाइज किया जाता है इसको? माइनस फ्रॉम सैलरी ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। सैलरी के डेबिट साइड के प्रॉफिट ऑफ लॉस अकाउंट से माइनस करना। द सैलरी अकाउंट विच ऑलरेडी हैज ए डेबिट बैलेंस इज क्रेडिट विच विल रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द एग्जिस्टिंग बैलेंस। वेतन जिसमें पहले ही डेबिट शेष है
को क्रेडिट किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप मौजूदा डेबिट शेष में कमी आएगी। टू ब्रिंग द इफेक्ट टू ट्रांजेक्शन, द अमाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन 43,000 is reduced from the salary account balance 1,53,000 shown on the debit side of the profit and loss account। इस लेन देन के प्रभाव को लाने के लिए लेन देन में शामिल राशि 43,000 रुपये को लाभ और हानि खाते के डेबिट पक्ष पर दिखाए गए वेतन बैलेंस 1,83,000 से काट दिया जाता है या कम कर दिया जाता है। +2 वेजेज ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट्स। ट्रेडिंग के डेबिट पक्ष पर मजदूरी के लिए जोड़ देना, प्लस कर देना। द डेबिट वेजेज अकाउंट विच already has a debit balance in debited resulting is an increase in the existing debit balance। मजदूरी अर्थात वेजेज सी जिसमें पहले से ही डेबिट शेष है, मौजूदा डेबिट बैलेंस में वृद्धि के परिणाम स्वरूप डेबिट हो जाती है। टू ब्रिंग द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, द अमाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन ₹43,000 इज एडेड टू द वेजेस अकाउंट बैलेंस 18,000 shown on the debit side of द ट्रेडिंग अकाउंट। लेन देन के प्रभाव को लाने के लिए लेन देन में राशि 43,000 रुपये को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष पर दिखाए गए बैलेंस में 18,000 रुपये जोड़ा जाता है। दीज आर द एडजस्टमेंट टू बी मेड टू ब्रिंग द इफेक्ट ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन टू द बुक ऑफ अकाउंट। ये उपरोक्त लेन देन के प्रभाव को खातों की किताब में लाने के लिए किया गया समायोजन है। is a part of final accounts prepared by a business firm which shows gross profitability of business activities during a particular period. In other words, trading account shows total sales, total purchase and all direct expenses relating to purchase and sales। ट्रेडिंग खाता एक व्यापारिक फर्म द्वारा तैयार अंतिम खातों का एक हिस्सा है जो एक विशेष अवधि के दौरान व्यावसायिक गतिविधियों की सकल लाभप्रदता ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी दर्शाता है। दूसरे शब्दों में ट्रेडिंग अकाउंट कुल बिक्री, कुल खरीद और बिक्री से संबंधित सभी प्रत्यक्ष खर्चों को दर्शाता है। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड ट्रेडिंग कंपनीज only because the sales and purchase of goods are done in these types of business firm. Only trading account is like a statement which is divided into two parts, that is income part and expenditure part। ट्रेडिंग खाता केवल विनिर्माण कंपनियों और ट्रेडिंग कंपनियों द्वारा तैयार किया जाता है क्योंकि माल की बिक्री और खरीद इस प्रकार की व्यापारिक फर्मों में की जाती है। केवल ट्रेडिंग अकाउंट एक स्टेटमेंट की तरह है जिसे दो भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात आय भाग और व्यय भाग, इनकम पार्ट एंड एक्सपेंडिचर पार्ट। इन इनकम पार्ट वी शो द फॉलोइंग डिटेल्स। इनकम पार्ट्स में कौन कौन सी डिटेल्स होती हैं? सेल्स ऑफ गुड्स लेस सेल्स रिटर्न क्लोजिंग स्टॉक गुड्स। सेल्स ऑफ गुड्स लेस सेल्स रिटर्न closing stock goods। In expenditure part we show the following account: opening stock goods, purchase of goods less purchase return, all direct expense relating to purchase, sale and manufacturing of goods like cartage and freight expenses, rent for godown or factory, electricity and power expenses, wages of workers and supervisors, packing expenses etc। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ और हानि खाते। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय ए बिजनेस फर्म टू नो द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। लाभ और हानि खाता अंतिम खातों का हिस्सा है जो किसी विशेष अवधि के दौरान व्यावसायिक गतिविधियों के शुद्ध लाभ को जानने के लिए एक व्यावसायिक फर्म द्वारा तैयार किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट शोज ओनली द ग्रॉस प्रॉफिट while profit and loss account shows net earning of the business firm। In profit and loss account all indirect expenses and indirect incomes are shown। लाभ और हानि खाता ट्रेडिंग खाते से अलग है क्योंकि ट्रेडिंग खाता केवल सकल लाभ
ग्रॉस प्रॉफिट को दिखाता है, जबकि लाभ और हानि खाता व्यवसाय फर्म की शुद्ध कमाई नेट प्रॉफिट को दर्शाता है या नेट इनकम को दर्शाता है। लाभ और हानि खाते में सभी अप्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष आय दिखाई जाती है। ट्रायल बैलेंस की मदद प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। Profit and loss account is just like trading account, which is divided into two parts, that is income and expenditure part. Profit and loss account क्या है? ट्रायल बैलेंस की सहायता से तैयार किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही होता है, जिसे दो भागों में विभाजित किया गया है, आय भाग और व्यय भाग, इनकम पार्ट एंड एक्सपेंडिचर पार्ट। इनकम पार्ट वी शो द फॉलोइंग अकाउंट्स। इनकम पार्ट्स में कौन से रहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रॉड फॉरवर्ड, इनडायरेक्ट इनकम डेट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड एटसेट्रा। इन अदर वर्ड्स, इनडायरेक्ट इनकम मीन्स विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटिंग टू परचेज ऑफ सेल्स। सभी अप्रत्यक्ष व्यय यानी कोई भी खर्चा जो खरीदी और बिक्री से संबंधित नहीं है। बैलेंस शीट, तुलन पत्र। बैलेंस शीट इज पार्ट ऑफ लॉस अकाउंट, part of loss account. Final accounts prepared by a business firm to know its financial position on a particular date for a particular period. Balance sheet shows the total liability and total assets of a business firm on a particular date. बैलेंस शीट आपके हानि खाते का ही एक हिस्सा है, जो किसी विशेष अवधि के लिए किसी विशेष तिथि को अपनी वित्तीय स्थिति जानने के लिए एक व्यावसायिक फर्म द्वारा तैयार किया जाता है। बैलेंस शीट एक विशेष तिथि पर किसी व्यावसायिक फर्म की कुल देनदारियों और कुल संपत्ति को दर्शाता है। शीट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन मंथली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस और हाफ ईयरली बेसिस और ईयरली बेसिस अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट। For example, all the companies registered with the stock exchanges furnish monthly details relating to sales, profit, liability, and assets to listed companies. Therefore, these companies have to prepare the trading account, profit and loss account, and balance sheet on monthly basis. But if we talk in general, then it is prepared at the end of the financial year. Balance sheet is prepared with the help of trial balance. Trial balance is divided into two parts: liability and assets. बैलेंस शीट आपके मासिक आधार पे, त्रैमासिक आधार पे या छमाही आधार पे अपनी आवश्यकता के अनुसार तैयार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ पंजीकृत सभी कंपनियां सूचीबद्ध कंपनियों की बिक्री, लाभ, देनदारियों और परिसंपत्तियों से संबंधित मासिक विवरण प्रस्तुत करती हैं। इसलिए इन कंपनियों को मासिक आधार पर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करनी होती है। लेकिन अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो यह वित्तीय वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। और ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। जो बैलेंस शीट है वो आपके ट्रायल बैलेंस की सहायता से तैयार की जाती है। बैलेंस शीट को दो भागों में बांटा गया है, लायबिलिटीज और असेट्स, देयताएं और संपत्तियाँ। इन लायबिलिटीज भी शो द फॉलोइंग डिटेल। लायबिलिटीज में कौन सी डिटेल रहती है? कैपिटल, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस, प्रॉफिट एंड लॉस। और असेट्स में आपकी कौन सी एंट्री रहती है? फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, लोन एंड एडवांसेज, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस ऑफ लॉसेस, इसमें बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स, हमने यूनिट 14 तक आपका कवर कर लिया है। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।